आप सभी को नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 के 19 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में मैथ के हैं 20 प्रश्न आए थे, जिसमें 10 प्रश्न हम आज सॉल्व करेंगे। ये 10 प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और बचे हुए 10 प्रश्न हैं अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर का सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपए है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। उसने ये कहा कि एक खिलौने को है 13% हानि पर बेचा जाए और 11% लाभ पर बेचा जाए, दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस है वो 108 रुपए। अगर इसी खिलौने को है 12% लाभ पर बेचना है तो कितने रुपए में बेचा जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्या मानेंगे कि वस्तु का जो खिलौने का है क्रय मूल्य है वो है 100 रुपए। हमने माना क्रय मूल्य है जो उस खिलौने का वो 100 रुपए है और 100 रुपए की कोई वस्तु है, अगर आप 13% है हानि पर बेचोगे तो कितने में बेची जाएगी, 87। और यही 100 रुपए की वस्तु है, अगर आप 11% लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेची जाएगी, 111 रुपए में बेची जाएगी। अब जो हमारे अनुसार विक्रय मूल्य आए हैं अगर उनका डिफरेंस देखें तो ये कितने रुपए है, 24 या 24 इकाई है। 111 से 87 घटाओगे तो कितना आ जाएगा है, 24। लेकिन जो प्रश्न में दे रखा है वो कितना डिफरेंस दे रखा है, 108। तो 24 इकाई का हम मान कह सकते हैं वो होगा 108 रुपए। एक इकाई का मान निकालेंगे तो ये आप है डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24 और 12 निम्मा 108। एक इकाई का जो मान निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 9/2 रुपये। एक इकाई का जो मान निकल के आएगा वो 9/2 रुपये। अब आपसे उसने ये पूछा है कि अगर इसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, इसी वस्तु को अगर 12% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेची जाएगी, 112। 100 रुपए की वस्तु अगर 12% आप लाभ पर बेचना चाहते हो तो 112 में बेची जाएगी। लेकिन ये तो क्या है, रेशियो, और एक इकाई का वास्तविक मान क्या है, वो 9/2 रुपए है। तो 112 में 9/2 का गुणा करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 56। तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 छिक्के 54 हासिल 5 और 9 पंजे 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। 9 पंजे 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। तो यदि वस्तु को या उस खिलौने को 12% लाभ पर बेचा जाता है तो जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो 504 रुपए होगा। तो प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर है 2 है, कप का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। उसने कहा कि कप का एक सेट है वो 720 रुपए की है कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 20% का है लॉस हो गया, 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो ये भी सेम इसी तरीके का प्रश्न है कि हम कप की जो कीमत मान लेंगे वो क्या मान लेंगे, 100 रुपए। हम कप की जो कीमत मान लेंगे वो 100 रुपए मान लेंगे और 100 रुपए का है कि चीज को अगर आप 20% हानि से बेचोगे तो 100 का 20% 20 होगा, यानी कि 20 रुपया कम में वस्तु बेची जाएगी। कितने में बेची जाएगी, हानि का मतलब कमी, 80 रुपए में। और अगर यही वस्तु है आप 5% लाभ से बेचोगे तो 100 का 5% 5 होगा तो कितने में बेची जाएगी, 105 रुपए में। अब हमें दे क्या रखा है, हमें पहले वाला विक्रय मूल्य दे रखा है जो लॉस वाला, जब हानि पर वस्तु बेची गई है वो वाला विक्रय मूल्य दे रखा है और रेशियो में 80 है वो, और आपको प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य बताना है। तो हम कह सकते हैं कि 80 इकाई का है जो वास्तविक मान होगा वो कितना होगा, 720 रुपए। एक इकाई का मान निकालेंगे तो 8 निन्मे 72, एक इकाई का मान 9 रुपए आ जाएगा। अब आपको दूसरा विक्रय मूल्य बताना है, लाभ वाला वो 105 है और 105 में आप 9 का गुणा करोगे, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। तो जो वस्तु का है
विक्रय मूल्य होगा जब वस्तु 5% लाभ पर बेची जाएगी, वो कितना होगा? 945 रुपए होगा। प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों पे सेम प्रश्न है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो हम वस्तु की कीमत है यानी सीपी कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए मानेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 750 रुपए के अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए पर बेची गई थी। इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी? अगर देखा जाए तो पतलून का है जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो है 750 रुपए और इसे कितने में बेचा गया है, यानी कि इस पतलून का जो विक्रय मूल्य है वो 660 रुपए है। अब आपसे उसने छूट प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट पूछा है, कितने परसेंट का दिया गया है। तो पहले तो आप कितने रुपए की छूट दी गई है छूट पता करोगे तभी तो छूट प्रतिशत बता पाओगे। तो पहले तो हमें डिस्काउंट यानी छूट निकालनी है, कितने रुपए की दी गई है। तो जब भी आप छूट निकालो तो छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे। जब भी आपको है छूट को रुपए में निकालना है तो आप क्या करोगे, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए की छूट दी गई है? 90 रुपए की। 90 रुपए की छूट दी गई है। अब आपको बताना क्या है? छूट प्रतिशत। और छूट प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पर बताया जाता है। जब भी आप छूट परसेंट निकाल रहे हो तो हर में क्या रखते हैं? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य कितना है? 750 और इस पे छूट कितने की दी गई है? 90 रुपए की। ये साधारण भिन्न बन गया, इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 3 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाए से 9 3 बार डिवाइड हो जाएगा और 3 चौके 12। कितना प्रतिशत निकल के आ जाएगी? 12%। अगर आप 750 रुपए की वस्तु को 660 रुपए में बेचते हो अंकित मूल्य वाली, अंकित मूल्य कितना है? 750, तो कितने प्रतिशत की है छूट हमें मिलेगी, या जो छूट परसेंट होगा वो कितना होगा? 12% होगा। तो प्रश्न नंबर 3 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? उसने ये कहा है कि कोई धनराशि, मैंने क्या मान लिया? मूलधन है पी और अमाउंट क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हम डायरेक्ट ब्याज नहीं निकालते, मिश्र धन निकालते हैं, उसके बाद मिश्र धन से मूलधन घटाते हैं तब ब्याज आती है। तो उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि है 2 साल में है 1.21 गुना हो जाती है, तो आपको ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो मैंने मूलधन क्या मान लिया? गुने की बात हो रही है तो मिश्र धन अमाउंट की बात हो रही है। मैंने मूलधन 1 रुपये मान लिया तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1 का 1.21 गुना कितना होगा? 1.2। अगर इसका हम रेशियो बनाएं तो ये दशमलव कैंसिल और ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो मूलधन और देखा जाए मिश्र धन का जो रेशियो होगा वो 100:121 होगा। और ये कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। और अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है तो हमें 1 वर्ष के मूलधन और मिश्र धन का रेशियो चाहिए। तो आप क्या करोगे कि जब आपको है 2 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का रेशियो दे रखा हो तो आप वर्गमूल ले लो। 100 का वर्गमूल 10 होगा, 121 का वर्गमूल 11 होगा, ये निकल के आ जाएगा। अगर आपको 3 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का रेशियो देता तो आप किसका क्या कर देते? क्यूब रूट। अब हमारे पास पता चला कि 10 रुपया 1 साल में कितना हो जाता है? 11। तो कितने रुपए ब्याज मिला? 1 रुपया। और दर हमेशा किस पे बताई जाती है? मूलधन पर। तो जो रेट होगा, दर परसेंट होगा, वो क्या होगा? 10 रुपए पर 1 साल में कितना रुपया ब्याज मिल रहा है? 1 रुपया। ये साधारण भिन्न बन गई और इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 10% निकल के आ जाएगा।
जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर होगी वो क्या होगी, 10% होगी, क्योंकि हमें पता चला कि 10 रुपए पर एक साल में 1 रुपया ब्याज मिल जाता है, तो यही रेट होगा। तो 10 का 1 कितना परसेंट होगा वो हमने निकाल दिया। प्रश्न नंबर 4 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10%। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 है, सती और रथिन ने, दो व्यक्ति हैं, सती और रथिन ने 6:5 में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। उसने ये पूछा है रथिन ने अकेले कितने महीने लगाया, तो रथिन ने कितने महीने अकेले लगाया उसे बताने के लिए सती ने कितने महीने तक अपने पैसे लगाए वो पता होना चाहिए, और ये साझेदारी का प्रश्न है। तो साझेदारी में ध्यान रखना क्या है, दो व्यक्ति हैं यहाँ, सती है और एक है रथिन। सती है और क्या है, एक है रथिन। साझेदारी में ध्यान रखना कि जो लाभ का अनुपात होता है वो किसने कितने रुपए लगाए और कितने समय तक। प्रॉफिट आपका बराबर होगा कैपिटल इनटू टाइम। तो हम अगर देखें तो ये बताना कि सती ने कितने रुपए लगाए हैं, 6, और रथिन ने कितने लगाए हैं, 5। इस रेशियो में रुपए लगाए हैं। और व्यापार कितने दिन तक चला है, 1 साल, यानी 12 महीने। तो ये बताना कि किसने हैं रुपए अपने निकाले, रथिन, सॉरी ऐसे लिखा जाएगा, रथिन। आप ये बताना कि किसने रुपए आपका है निकाल लिए, सती ने। सती ने निकाल लिए, इसका मतलब रथिन के तो 12 महीने तक है रुपए लगे रहे हैं। तो रथिन का लाभ क्या हो जाएगा, 5 गुणा 12, क्योंकि लाभ बराबर होता है किस, पूंजी गुणा समय। अब हमें सती का नहीं पता है कि सती ने कितने महीने बाद अपने रुपए निकाले हैं, तो वो मैंने क्या मान लिया, x। तो सती के रुपए x महीने तक लगे रहे, तो सती का प्रॉफिट ये हो जाएगा 6 गुणा है x, क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। अब इसे सॉल्व कर लो। तो अगर देखा जाए सती और रथिन का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना होगा, x/10। x यहाँ क्या है, सती द्वारा जितने समय तक रुपए लगाए हैं उस समय की वैल्यू। हमारे अनुसार देखा जाए या हमने जो इनका प्रॉफिट का रेशियो बनाया वो x/10 आया, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है, 7/10। इसका मतलब ये रेशियो आपस में बराबर है, और जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 10 का गुणा x के साथ होगा, 10x हो जाएगा, और यहाँ 7 का गुणा 10 के साथ होगा, और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 7 माह। यानी सती ने कितने महीने बाद अपने रुपए वापस ले लिए, 7 महीने बाद। और व्यापार कितने दिन तक चला है, 12 महीने। इसका मतलब ये है कि जो रथिन ने है अपने जो रुपए हैं कितने दिन तक अकेले लगाए हैं, 12 से आप 7 घटा दोगे, कितने महीने, 5 माह तक उसने रुपए अपने अकेले रुपए व्यापार में लगाए, क्योंकि 12 महीने तक व्यापार चला है और सती ने 7 महीने बाद अपने रुपए निकाल लिए। तो 12 से 7 घटाओगे तो 5 महीने तो बचेंगे, तो 5 महीने तक रथिन ने अपने अकेले रुपए लगाए हैं। समझ आया होगा आपको है प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर सही है वो ऑप्शन नंबर है बी सही है, 5 माह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, दो ट्रेनें ए और बी, दो ट्रेनें हैं जिनका नाम है ए है, एक है बी। ए और बी वे दो स्टेशनों एक्स और वाई, दो ट्रेन ए और बी हैं, वे दो स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, जो एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूरी पर है। दो स्टेशन है, एक एक्स है और एक है वाई। दो स्टेशन है, एक्स है वाई है, दोनों के बीच की, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 600 किलोमीटर। दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 600 किलोमीटर की दूरी है, एक्स और वाई स्टेशन के बीच, ठीक है। और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। दो ट्रेनें ए और बी एक्स और वाई से एक दूसरे की तरफ चलती हैं और स्टेशन एक्स से है 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे
लगे तो ट्रेन ए को पूरी यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए तो एक ही चाल पता होनी चाहिए। चलो निकालते हैं। एक्स से कितनी दूरी पर मिलते हैं, मैंने मान लिया यहाँ पर है दोनों ट्रेनें मिली, तो ये दूरी कितनी है 225 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। तो 600 से आप 225 घटाओगे तो ये बताना ये दूरी कितनी आ जाएगी 375 किलोमीटर। यहाँ पर दोनों ट्रेनें मिली और दोनों समान समय पर एक दूसरे की तरफ चली हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ मिलने तक जो उनका टाइम होगा वो इक्वल होगा। और जब दो व्यक्ति या वस्तु समान समय तक चलते हैं तो जो उनकी दूरी का अनुपात होता है वही उनकी चाल का अनुपात होता है, यानी कि दूरी और चाल का अनुपात क्या होगा समान होगा। और अगर दो व्यक्ति या वस्तु है समान दूरी तय करते हैं तो समय और चाल का अनुपात उल्टा होता है। यहाँ क्या है समय समान है तो दूरी का रेशियो बना लो, 25 निम्मा है 225 और 25 एकम 25 और ये कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, तो 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3:5। तो आप ये बताओ इसे हम चाल का रेशियो नहीं कह सकते क्योंकि समय समान है। जब ये मिली तब तक तो समान समय तक चली है कि नहीं। तो दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात क्या है 3:5, क्योंकि जब समय समान होता है तो दो व्यक्ति या वस्तु का जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का होता है। और बी का हमें समय पता है, बी ने 600 किलोमीटर की दूरी है कितने समय में तय की है 8 घंटे में, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। तो अगर मैं 8 से इसे डिवाइड करूं तो 8 7 56 और 8 पंजे 40, इसका मतलब बी की जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, बी की चाल यहाँ रेशियो में 5 है तो हम कह सकते हैं 5 इकाई का मान कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए की चाल कितनी है 3 इकाई, तो 15 का 3 में गुणा करेंगे तो ए की चाल कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की चाल कितनी निकल के आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो आप ए का भी समय बता दोगे। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। 600 किलोमीटर की दूरी ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने समय में तय करेगी 15 तिया 45 और 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 13 सही 1/3 घंटे। ये कितना समय लेगी, ये जो ट्रेन है पूरी 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 सही 1/3 घंटे का समय लेगी। पहले हमने क्या किया कि देखा दोनों हैं बीच में मिल रही हो और एक दूसरे की तरफ समान समय पर चली हैं तो मिलने तक इनका टाइम इक्वल होगा। इसने यानी ए ट्रेन ने ए इस तरफ से चली है, ए ट्रेन ने 225 किलोमीटर की दूरी जितने समय में तय की है, बी ट्रेन ने उतने ही समय में 375 किलोमीटर की दूरी तय की है। मैंने रेशियो बना लिया 3:5 हो गए। और जब दो व्यक्ति या वस्तु समान समय तक चलते हैं तो दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है, हमने चाल का रेशियो बना लिया। और बी का समय दे रखा था, बी की चाल निकाली, यहाँ से एक इकाई का मान निकाल लिया, एक ही चाल निकाल ली। और एक ही जब चाल निकाल ली तो 600 किलोमीटर की दूरी एक कितने समय में है चलेगी वो हमने भाग देके पता कर लिया। समझ आया होगा। चलिए देखते हैं। और ये प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसने ये कहा है कि एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उसने कहा कि एक बॉक्स की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो कितनी है, एक 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर है। यदि बॉक्स की चारों दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर हो तो x का मान क्या है। अब उसने कहा कि जैसे मैं तुम्हें आपको समझा दूं कि एक आयताकार है बॉक्स है, जैसे उसका निचली वाली आपका भाग बना दे रहा हूं, तो ये तली है तो ये बताना कि इस तरफ भी है बॉक्स की ये दीवार होगी, इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी और इस तरफ भी होगी, और वो भी समान मोटाई की होगी। अगर इसकी बाहरी देखना बाहरी लंबाई ये होगी और आंतरिक लंबाई क्या होगी ये होगी, तो जितनी आपकी मोटाई यहाँ होगी बॉक्स की और उतनी ही मोटाई यहाँ होगी। अगर मान लिया ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, तो ये जो आंतरिक आपको बाहरी लंबाई से आंतरिक लंबाई कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी।
ठीक है। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कोई घनाकार बॉक्स है तो उसकी आंतरिक भुजा और बाहरी भुजा के बीच में है, अगर मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर को होगा, सीधा मोटाई का आप डबल कर दोगे। अगर आपको आंतरिक भुजा दे रखी है और बाहरी भुजा निकालनी है तो जितनी दीवार की मोटाई है उसका दूना करो और उसमें है 2 जोड़ दो, और अगर बाहरी भुजा दे रखी है आंतरिक निकालनी है तो आप 2 घटा दोगे। अब इस प्रश्न में क्या है कि मेंसुरेशन का जब भी प्रश्न हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं हमें दे कर रखा है, यहाँ बॉक्स की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, चारों दीवारों का है क्षेत्रफल दे रखा है, सॉरी बाहरी सतह का है कुल क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि इस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है। और किसी भी आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और ये हो जाएगा आपका है BH और फिर HL, ये हो जाएगा। और ये हमें दे रखा है 592, कितना दे रखा है 592। 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो LB प्लस BH और प्लस HL बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 और 2 छक्के 12, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अब हमें जो बॉक्स की दे रखी है वो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 10, 8 और 6, और ये जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, चाहे बाहरी सतह का क्षेत्रफल है, तो हमें बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए, और बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए तो उसने ये कहा कि जो चारों दीवारों की मोटाई है वो क्या है x। अब हमें पता है कि अगर ये आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, अगर दीवार की मोटाई पता हो तो उसका दूना करके जोड़ देंगे, बाहरी लंबाई निकल के आ जाएगी, और बाहरी लंबाई दे रखी होगी तो दूना करके है घटा देंगे, आंतरिक लंबाई आ जाएगी। तो ये प्रश्न ऑप्शन से बेस्ट रहेगा, और ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 1.25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 0.5 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रश्न आप ऑप्शन से कर रहे हो तो उस ऑप्शन को पहले चेक करना है जो इंटीजर में है। यहां देखा जाए तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो इंटीजर में है, वो सी नंबर ऑप्शन, जहां x का मान यानी कि दीवार की मोटाई है बॉक्स की कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। चलिए हम 1 सेंटीमीटर अगर लेते हैं तो ये बताना कि आयत की जो लंबाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई है वो कितनी है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये आंतरिक है, और बाहरी लंबाई क्या होगी, देखो अगर मोटाई मेरे ऑप्शन के अनुसार है 1 सेंटीमीटर मान ली, तो बाहरी लंबाई क्या हो जाएगी, 1 का दूना कितना होगा 2, 2 ज्यादा होगी कितना हो जाएगा 12, और चौड़ाई क्या होगी बाहरी, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी 10 प्लस, यहाँ चौड़ाई भी क्या रखोगे 10, और ऊंचाई भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 प्लस 8 ऊंचाई रखोगे और लंबाई कितनी रख दोगे 12। इसे सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 120, और 10 ये 80 हो जाएगा, और 12 8 96। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 296। इसका मतलब ये है कि जो दीवार की मोटाई x का मान है वो कितना है, सॉरी 1 सेंटीमीटर है, यानी दीवार की मोटाई यानी x का जो मान है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न नंबर जो 7 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये प्रश्न ऑप्शन से बेस्ट हो जाएगा। हमें चाहे बाहरी सतह का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया दे रखा था, उसके बराबर फॉर्मूले के बराबर वो वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो ये आ गया। हमें पता है कि किसी भी बॉक्स की बाहरी अगर उसकी मोटाई चारों दीवारों की समान है तो बाहरी आपका है लंबाई आंतरिक लंबाई से है मोटाई का दूना करके जोड़ दोगे उतनी ज्यादा। समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 7 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी 1 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि 7 विशेषज्ञ, डायमंड वर्ग का प्रश्न है, और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर उसने क्या किया, फिर उसने प्रश्न में कहा है कि जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ये फॉर्मूले वाला प्रश्न है जो टाइम एंड वर्क में आता है। M1 और ये है D1 बराबर M2 और N2 है D2। तो M1 देखा जाए तो विशेषज्ञ का है, मैं क्या मान लूंगा, एक विशेषज्ञ B कार्य करता है और एक है प्रशिक्षु P कार्य करता है। तो मैंने यह विशेषज्ञ का B कार्य माना, तो 7 विशेषज्ञ हैं तो 7 विशेषज्ञ 7 B कार्य करेंगे, और प्रशिक्षु कितने हैं 5 प्रशिक्षु का है P कार्य माना है तो 5 प्रशिक्षु 5 P कार्य करेंगे।
तो ये M1 हो जाएगा, यहाँ M1 में आप रख दो। और कितने समय में कर रहे हैं, 9 दिन में, तो ये D1 हो जाएगा। यानी कि ये मिलके ही तो कार्य कर रहे हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो यही तो M1 होगा, आदमी होंगे। और इसी कार्य को अगर 4 विशेषज्ञ यानी एक विशेषज्ञ बी कार्य करता है तो 4B हो जाएगा। और कितने प्रशिक्षु हैं, 15 प्रशिक्षु। 15 प्रशिक्षु, एक प्रशिक्षु है पी कार्य करता है तो 15P हो जाएगा। और कितने दिन में इसे कर देते हैं, वो है 12 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो D2 क्या हो जाएगा, 12। अब इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से है 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 7 तिया 21B प्लस 5 तिया 15, 15P बराबर 4 चौके 16B प्लस आपका है 15 चौके 60P। इसे 16 को इधर लेके आएंगे तो 21 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5B बचेगा। और 15 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा है, 60 से 15 घटाओगे 45B बचेगा। 5 एकम 5 और ये हो जाएगा है 9। तो B/P बराबर कितना आ गया, 9/1। एक विशेषज्ञ की है कार्य क्षमता 9 है और एक प्रशिक्षु की कार्य क्षमता 1 है, ये आपने निकाल ली। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो इसे दोबारा रख देंगे, मैं यहां कर दे रहा हूं सॉल्व, कि उसने ये पूछा है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप M1D1 आप है ले, ये वाला ले सकते हो या ये वाला ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं ये वाला ले सकता हूं, 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु मिलके इस कार्य को 9 दिन में कर रहे थे। और आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कितने दिन में करेंगे। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, D2 आपको बताना है। तो अब आप यहाँ पर रख दो, B का मान कितना निकल के आ गया, एक विशेषज्ञ 9 कार्य करता है तो ये कितना हो जाएगा है 9 7 63। और प्रशिक्षु है एक कार्य करता है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ पर भी रख दो। ये 9 कार्य करता है, 9 पंजे 45 और प्रशिक्षु एक कार्य करता है 6 रख दोगे। इन्हें आप जोड़ दोगे, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है, जोड़ दोगे कि तो कितना आ जाएगा 68 गुणा 9 बराबर, इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 51 और ये है D2। तो 17 तिया है 17 चौके 68 और 17 तिया 51, 3 से 9 3 बार डिवाइड हो जाएगा तो D2 कितना निकल के आ जाएगा 4 तिया 12। ये मिलके कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। ये मिलके 12 दिन में करेंगे। तो प्रश्न नंबर है 8 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12 दिन में कर लेंगे। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको पहले जो भी है अलग अलग व्यक्ति है, महिला पुरुष भी हो सकते हैं, वो M1 मानोगे और ये है D1 पहला समय हो जाएगा और फिर दूसरे वाले को M2 मानोगे और D2 दूसरा वाला समय हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी महिला पुरुष हैं तो एक महिला एक पुरुष का कार्य क्षमता मिल जाएगी। और अगर प्रशिक्षु जैसे और यहाँ विशेषज्ञ दे रखे हैं तो उनका एक एक का कार्य मिल गया, ठीक है, उनका एक एक का कार्य मिल गया। उनका एक एक का है आपका है कार्य मिल जाएगा, एक दिन में है एक विशेषज्ञ है 9 कार्य करेगा, ये एक कार्य करेगा। फिर इनमें से M1D1 को किसी को उठा के आप रख लोगे और M2 जो आपको व्यक्ति दे रखे उनसे कितने समय में कार्य करेंगे करवा दोगे, टाइम निकल के आ जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 है कि देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। रोज सुबह है 8 बजे घर से निकलता है और वो कितने बजे पहुंच जाता है, 9:30 बजे कार्यालय है पहुंच जाता है। 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, रोजाना के टाइम पर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति से 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। शेष दूरी उसने सामान्य गति के 4/3 की गति से है पूरी की। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। उसने कहा कि एक व्यक्ति रोजाना 8 बजे घर से निकलता है, 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है, मतलब 1.5 घंटे में। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी जो रोजाना चाल चलता था उस चाल का कितना कर लिया, 3/4 चाल से चलने लगा, इस स्पीड से चलने लगा, सामान्य गति से इस स्पीड से चलने लगा। और उस स्पीड से उसने कितनी दूरी तय की, इस स्पीड से उसने जो दूरी तय की वो 1/3, मतलब अगर 3 इकाई टोटल दूरी है तो इस स्पीड से उसने 1 दूरी तय की। समझ में आया होगा। कुल दूरी का 1/3 भाग किया और जिसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बनाते हैं हर में उसी का मान होगा। 3 इकाई दूरी थी, 1 इकाई दूरी तय कर दी, ठीक है, आपने ये लिख लिया। शेष बची हुई दूरी, शेष बची कितनी दूरी बची है, 3 से है 1 घटाओगे 2 बची,
और ये दूरी उसने किस चाल से तय की है? 4/3 चाल से तय की है। ये दूरी है किस चाल से तय की है? 4/3 चाल से। ठीक है, मैं क्या है कि ये थोड़ी छोटी संख्या है तो मैं इस रेशियो में, एक रेशियो है 100 का गुणा कर लूंगा, और रेशियो में किसी भी समान संख्या का गुणा करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें पता चला कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 100 किलोमीटर की दूरी उसने 3/4 से तय की है, और 200 किलोमीटर की दूरी 4/3 चाल से तय की है। पहले हम चाल निकालेंगे कि उसकी है सामान्य चाल है कितनी। तो चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टी समय। 300 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में वो तय करता है। तो जीरो आप है वो बढ़ा दोगे, कितनी चाल निकल के आ जाएगी? वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा का है, आप है कितनी चाल निकालोगे? 200 किलोमीटर प्रति घंटा का निकालोगे, 3/4 कितना होगा? ये तो इसकी रियल चाल है, सामान्य चाल है, और इसका 3/4 आप निकालना, तो ये आप डिवाइड कर दोगे, कितना होगा? 50, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। 150 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और इसी चाल का 200 का आप कितना निकालोगे? 4/3, तो ये अब डिवाइड नहीं होगा, 800/3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। 800 बट्टे कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। मैंने दूरी 300 मानी, 100 किलोमीटर दूरी इसने इस चाल से तय की है, और 200 किलोमीटर इस चाल से। टोटल 300 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में सामान्य चाल से करता था, तो हमें सामान्य चाल 200 मिल गई, और 200 का 3/4 निकाला, 150 आया, और 4/3 निकाला, 8/3 आ गया। दोनों हमें चाल पता चल गई, समय बताना है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल। तो 100 किलोमीटर की ये पहली दूरी है, वो उसने किस चाल से तय की है? 3/4, और 3/4 का मतलब क्या हुआ? 150। ठीक है, ये हो जाएगा समय, प्लस बची हुई 200 किलोमीटर की दूरी उसने किस चाल से तय की है? 800/3। यही 4/3 चाल, मतलब है 800/3, और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और 200 से ये कितने बार डिवाइड हो जाएगा? 4 बार, और ये है 5 से है 50 से 2 बार, और 50 दिया 150। तो जो आया फ्रैक्शन आया 2/3 प्लस 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3/4। आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये 4 4 दूनी 8 होगा, प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो निकल के आ जाएगा 17/12 घंटे। तो हम इसे कह सकते हैं 17 में 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, फिर 5 आपका 12 बचेगा, और 5/12 में हम कितने का है? 1 मिनट, घंटे में 60 मिनट होती है, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 घंटा 25 मिनट आ जाएगा। 1 घंटा कितना आ जाएगा? 25 मिनट। तो वो जो है कितने बजे पहुंचेगा? कितने बजे पहुंचेगा? 1 घंटा 25 मिनट लेगा, 8 बजे चला है, तो 9, यानी कि 9:25 AM पर है, वो पहुंच जाएगा। 9:25 हमने समय निकाला और 8 में जोड़ दिया। समझ आया होगा? इससे पहले वाली वीडियो में या पहले जो पेपर सेट हुआ था उसमें भी इस टाइप का प्रश्न था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। बचे हुए 10 प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। ये 10 प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 10 है कि 11 पारियों पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 रन है। 11 पारियां खेली, उसका औसत कितना आया? 51 रन। 51 रन औसत निकल के आया। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए उसे 2 रन बढ़ाना है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है? देखो सीधा ही औसत का प्रश्न है कि पहले 11 पारियों का है औसत 51 रन तो था ही। 11 पारियों का जो औसत था वो कितना था? 51 रन था। अब वो ये कह रहा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए कि जिससे औसत 2 बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि 12वीं पारी में उसे 51 तो बनाने ही बनाने हैं। 12वीं पारी में 51 तो बनाने ही बनाने हैं। अब 2 प्रत्येक को एक्स्ट्रा और देने हैं। औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं को बराबर करना, यानी कि अब 2 औसत बढ़ाने के लिए प्रत्येक को 2 से देने हैं, और प्रत्येक को 2 देने हैं तो कितनी पारियां हो जाएंगी? 12, और 12 पे प्रत्येक को 2 देगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। 24 हो जाएगा। इसे आप ऐड कर लो, इसे आप ऐड करोगे तो 24 रन उसे और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। अगर औसत आपका है 2 बढ़ाना है, सभी को 2 देना है, तो आप है इसे जोड़ लोगे, कितना आ जाएगा? 75। तो उसका जो है
कितने रन अगली पारी में बनाने पड़ेंगे, या अगली नेक्स्ट पारी में जो उसे रन बनाने पड़ेंगे वो बनाने पड़ेंगे 75 रन बनाने पड़ेंगे, जिससे है सभी 12 पारियों का औसत उसका कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, मतलब 53 हो जाएगा। और अगर यहाँ कमी की बात कर रहा होता तो हम घटा देते। तो प्रश्न नंबर है 10 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 75 होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।